अमेरिका का आम नागरिक भारत के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। एक समय चीन भी हमसे पिछड़ा हुआ था, मगर स्पीड उसने ऐसी पकड़ी सब देखते रह गए। दूसरी ओर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी अच्छी होने के बावजूद उनके लिए भला नहीं कर पाई, और अफ्रीकी देशों की जमीन इतनी उपजाऊ होने के बावजूद उनकी देश की हालत इतनी खस्ता है। ज्यादा मेहनत करवाने के लिए डेवलप्ड नेशनों ने एक बहुत ही बड़ी साजिश रखी और उसने पूरे विश्व के अलग अलग देशों को अलग अलग काम करने के लिए बाधित किया। किसी देश में एग्रीकल्चर का ढिंडोरा पीटा, किसी में माइनिंग का और किसी के अंदर टेक्सटाइल का। सबको ऐसे छोटे मोटे कामों में लगा दिया जिससे वो बाहर ही ना आ पाए। चाइना भी एक ऐसी ही साजिश के अंदर चल रहा था, मगर अचानक से कुछ बड़ा होता है। 2014 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है ये जानने के लिए कि आज के समय चीन में अकाल क्यों नहीं पड़ते। ऐसे अकाल जिनका पानी से लेना देना नहीं है, भूख से लेना देना है। अंतर समझिए कि ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत अकाल पड़ते हैं। इस बार का अकाल तो 800 साल के अंदर सबसे बुरा था, मगर किसी ने भी इस बारे में ना चर्चा सुनी, ना ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों को इसकी परवाह हुई। अकाल केवल उनके लिए होता है जो छोटे मोटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग जो ना अमेरिका में हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ना ही आज के समय चाइना के अंदर हैं। 1978 में चाइना के अंदर सीक्रेटली कुछ लोग विचारधारा में बदलाव करके कैपिटलिस्ट विचारधारा को जोड़ना चाहते थे, और इस बात का पता चाइना की सरकार को लग जाता है। कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब होता है मजदूर, किसान, ट्रेड यूनियन, झगड़ा, फसाद, ये सब, और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, पूंजीपति। चाइना हालांकि कम्युनिस्ट देश है, मगर उन्होंने इसको नजरअंदाज नहीं किया, इसको सरकारी रूप से इसको प्रचारित किया, और पूरे के पूरे पूंजीवाद के अंदर उनकी संस्थाएं डूब गई। आज के समय कुछ भी सीक्रेट नहीं है, चाइना की सरकार तो कम्युनिस्ट है, मगर विचारधारा उनकी पूंजीवादी है। आज जो चाइना के अंदर हुआ है, इसकी शुरुआत रातों रात नहीं हुई। 2013 की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट में बताया जाता है कि चाइना में अब सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे, और इसका सीधा मतलब ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज को अब एक नए बकरे की तलाश होगी। उस तलाश के अंदर चाइना खुद भी घुस जाएगा। रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से दिखाई देता है कि चाइना के अंदर ये सस्ते मजदूर बहुत ही तेजी से कम होते जा रहे हैं, और अब ये सारा का सारा काम आउटसोर्स किया जाएगा। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर चाइना खुद जानबूझकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आउटसोर्स करता है। एक ऐसा चाइना जो कि पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद चला सकता था, वो जानबूझकर उसको चलाना नहीं चाहता, बांग्लादेश के अंदर छोड़ देना चाहता है, क्योंकि अब वो सस्ता काम नहीं करेगा। ये भी रिपोर्ट देखिए कि चाइना में फार्म लैंड बहुत ही तेजी से घट रहे हैं। चाइना अब सरकारी तौर पर खेती भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर सस्ते मजदूर लगते हैं, जो कि अब वो दूसरे देशों से करवाना चाहता है। खुद के देश के अंदर वो लोगों से वही करवाना चाहता है जिसके अंदर ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। मजदूर चाहे अमेरिका का, चाइना का हो या भारत का हो, सबके पास 8 घंटे होते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब 8 घंटे को 10 घंटे बढ़ाना नहीं होता, उसको 8 घंटे में ज्यादा मुनाफा देना होता है, ज्यादा जीडीपी को बढ़ाना होता है। एग्रीकल्चर में ये सब हो नहीं सकता। ना तो उत्पाद रातों रात बढ़ सकता है, ना ही उस उत्पाद की कीमतें बढ़ सकती हैं। वो कीमतें जिनको कंट्रोल करते हैं यही डेवलप्ड कंट्रीज। सभी लोग जानना चाहते थे कि ये भारत में ये आंदोलन वगैरह को कौन पैसा दे रहा है और उसका क्या मंशा है। यही मंशा है। चाइना में अभी भी जो किसानी होती है उसके अंदर बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, और जितना पैसा वहाँ के किसान पहले अपनी जमीन से कमा पा रहे थे, उतना उनको घर बैठे मिल जाता है। वो खाली समय के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर काम करते हैं, और जो पैसा वो इंडस्ट्री से कमाते हैं वो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनकी जमीन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ चुकी है, और खाली टाइम की जो प्रोडक्टिविटी थी वो उनको कई गुना फायदा दे रही है। अब यही फायदा भारत के किसानों को मिले, ऐसा बाहर के लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएं, इसीलिए आंदोलन हुए थे। 96 के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF के बड़े बड़े विशेषज्ञों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वहां के लोगों को भड़काने के लिए और चाइना को समझाने के लिए कि एग्रीकल्चर करते रहो, एग्रीकल्चर की वजह से तुम्हारी ग्रोथ पीछे नहीं जा रही। इस प्रकार की कई सारी स्टडी भारत के लिए भी की जाती है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर थोप दिया जाए, कृषि करते रहो, और यही सब चाइना के लिए भी किया गया। मगर चाइना की सरकार ने उनकी सुनी नहीं, और उन्होंने अपने लोगों को नई फैक्ट्रियां लगा के दी, नए डेवलपमेंट्स किए। धीरे धीरे चाइना का जो एग्रीकल्चर है वो अफ्रीका और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज को उन्होंने बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर दिया। बोले हम तो सिर्फ मोटा मुनाफा वाला काम करेंगे, यहाँ के लोगों को अमीर बनाएंगे। चाइना में एग्रीकल्चर अभी भी होता है जैसे अमेरिका में होता है, मगर वो केवल इतना होता है कि उनको डिपेंडेंस दूसरे पर ना करना पड़े। यानी कि कोविड जैसी कोई स्थिति आए या कोई और ऐसी स्थिति आए कि सब देश उसको अलग थलग कर दें, तो उसके पास में ऐसा सामान होना चाहिए कि वो उसको वापस ग्रो कर ले। मगर एग्रीकल्चर को उन्होंने 10% से ज्यादा गिराया है जानबूझ के। वैश्विक स्तर के
ऊपर ये बहुत ज्यादा बड़ी चर्चा है कि पूरे के पूरे विश्व के ऊपर डेप्ट यानी कि उधारी बढ़ती जा रही है। 2023 के अंदर ये 97 ट्रिलियन डॉलर्स आंकी गई है। यहाँ पर इस बात को समझिए कि ग्रोथ हो रही है लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, पैसा बढ़ रहा है, मगर पूरे के पूरे देश के ऊपर उधारी बढ़ रही है। ये पैसा आखिर जा कहां रहा है, किसके पास जाकर इकट्ठा हो रहा है? इसका जवाब भी डेवलप्ड कंट्रीज है। अमेरिका है, यूरोप है और आजकल चाइना भी बन गया है। अमेरिका में तो सबसे ज्यादा मिलियनियर और बिलियनियर हैं, जो कि पिछले 10 साल के अंदर 62% तक बढ़ गए हैं। दिखावे के लिए अमेरिका, यूरोप, सभी के सभी लोग कर्ज के अंदर डूबे पड़े हैं, मगर असलियत ये है कि ये सारा का सारा पैसा घूम फिर के पूंजीपतियों के पास में होता हुआ अमेरिका के अंदर ही जाकर इकट्ठा हो रहा है, वहां के लोगों के पास आ रहा है। ये जो पूंजीपति जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के अलावा दुनिया के हर एक देश को दिवालिया होने का खतरा है, क्योंकि ये पूंजीपति कम से कम अपने घर को दिवालिया नहीं होने देंगे, उनके पास ही तो पैसा है। अब देखिए यहाँ पर दो बड़ी स्ट्रेटेजी साफ तौर से दिखाई देती है, किस प्रकार से पूंजीवाद आगे बढ़े और किस प्रकार से सभी के सभी देश उधारी के अंदर जाए और सारा का सारा पैसा पूंजीपतियों के पास पहुंच जाए। पहला तो ये कि पूंजीपति केवल अपने देश के अंदर बढ़ने दो, भारत या अन्य देश के अंदर जैसे अदानी अंबानी हैं, इनको बढ़ने मत दो, नहीं तो भारत भी सिक्योर होगा, घूम फिरकर पैसा भारत में आना लगेगा। ये बात डेवलप्ड कंट्रीज को पसंद नहीं आती। चाइना इस साजिश से इसलिए निकल पाया क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, सरकार ने जो ठान लिया वो कर दिया, पूरी सरकार ही पूंजीवादी बन गई और आज वहां पर सबसे बड़े आईटी सेक्टर्स हैं। भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, सरकार कोई भी काम अगर करना चाहती है तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको बाहर से फंडिंग हो जाती है, इसीलिए सारा का सारा काम पूंजीपति लोग करते हैं। वो देखा जाए तो भारत के लिए ही काम कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ भी आंदोलन कर दिए जाते हैं। अगर भारत को आगे जाना है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और उसको वही करना पड़ेगा कि जो अमेरिका कर चुका है, चाइना कर रहा है, और ऐसे कामों के चक्कर में नहीं पड़ेगा जहां पर कोई प्रोडक्टिविटी यील्ड नहीं आती। जो लोग पैसा कमा चुके हैं, जो पूंजीपतियों के पास में पैसा आ गया है, वो दूसरे देश के पूंजीपतियों को दबाना अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि यहाँ पर चल भी रहा है। गलत बात तो यह है कि यहाँ के लोग इस बात की अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए हैं। मगर भारत का पैसा अगर भारत के अंदर रखना है और यहाँ पर दूसरे देशों का पैसा भी लाना है, यहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको भी समझना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। नमस्कार।